संगीत के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए मदन सिंह चौहान जी को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि काफ़ी समय से जो संगीत के जानकार थे उनको ऐसा लगता था, ऐसी उम्मीद उन्हें थी काफ़ी अरसे से कि चौहान जी इसके हकदार हैं। बहुत बहुत आपको बधाई चौहान जी। कैसा महसूस कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए। महसूस बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और करना भी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम ये कहावत है, परिचय चरितार्थ हो गई है। अच्छा लगा मुझको। आप इस विधा से कैसे जुड़े, कब से जुड़े, और कैसे आपका रुझान हुआ, और आप क्या क्या आपकी उपलब्धियां रही है, वो भी हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बताएंगे। बचपने से कुदरती ईश्वरी ऐसा मिला था, इसका एहसास हुआ। एहसास कब हुआ? शुरू के दौर में, जब ऐसे ही छोटे मोटे डब्बों को बजा के संगीत के क्षेत्र में घुसे। उसके बाद ढोलक, तबला, अन्य वाद्यों में भी हाथ डाले और सब में सफलता मिली। उसके बाद कुछ गुणीजन सुने तो बोले, यार ये अच्छा कर सकता है। तो फिर अच्छे अच्छे गुरुओं से, वैसे शुरू के दौर के मेरे गुरु थे श्री कन्हैयालाल जी भट्ट, उसके बाद जयपुर के काले खां साहब, इनसे तबले की विधिवत शिक्षा लिया। मदन सिंह पवार अमरावती वालों से लिया। तो इस विधा में काफ़ी अरसे तक रहा मैं तबले में, और खूब बजाया तबला में, सुगम संगीत में बजाया, और भारत के अच्छे अच्छे गज़ल गायक हैं उनके साथ बजाया। और एक सौभाग्य और मिला। एक काफ़ी अरसे पहले शंकर शंभू कव्वाल आए थे रायपुर, तो आकाशवाणी ने मुझको ही उनके साथ संगत करने का मौका दिया, और बेचारे बड़ा अप्रिशिएट किए। बोले, यार अच्छे कलाकार हैं आपके मदन जी, ऐसा करके। ऐसे ऐसे बड़े बड़े गुरुओं से सम्मानित हुआ, और दुआएं लिया उनकी, क्योंकि दुआओं को तो बताया नहीं जाता है, दुआ दी जाती है अंदर से। आत्मा का खेल होता है ये। तो मेरे जितने भी गुरुजन हुए, तबले के काले खां उस्ताद रहे, तबला सीखा, तो वो भी बड़े बड़े संत पुरुष थे। जब भी आते थे घर में ना, तो तबले के अलावा भी हम लोग अपने घर गृहस्थी की बात करते थे। उनको भी अच्छा लगता था कि यार ये खाली संगीत में ही नहीं, संगीत के अलावा भी कुछ। तो इन गुरुजनों से एक पारिवारिक कैसा रखना अपने आप को, वो सब सीखने मिलता था तबले के साथ में। और तबला बजाते बजाते काफ़ी अरसे होने के बाद, तबला बजाते बजाते काफ़ी अरसा होने के बाद मैं संगत करने जाता था। तो मेरे साथ गायक लोग रहते थे, तो मैं देखता था कि मैं यार इससे अच्छा भी गा सकता हूँ, ऐसा लगता था मुझको। और कुछ समय के बाद गाना शुरू किया। गाने का सबसे पहला मेरे को मतलब पहचान देने वाली थी हमारी स्वर्गीय निर्मला इंगले थी, बेचारी बहन मेरी। गाना मुझसे ही सीखती थी, तबला बजाता था उनके साथ। तो उसने कहा कि मदन भैया आप बहुत अच्छा गा सकते हो सर। तो उसी प्रयास में फिर शुरू हुआ। उसके बाद तबले के साथ साथ गायन विद्या में भी हाथ देखा, आजमाए, और काफ़ी अरसे तक बड़े बड़े अच्छे गुणीजनों से, जानकारों से गायन की भी मैंने तालीम ली। एक ये आम चर्चा का विषय हुआ करता था मदन जी कि जब भी ये पद्मश्री अवार्ड घोषित किया जाता था, जिन नामों पे मुहर लगती थी, उसके बाद में कुछ चर्चाएं अलग से भी होने लगती थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मिलना चाहिए। अपनी अपनी राय होती है हालांकि, और जो भी चुनते हैं, जो जानकार लोग हैं वही चुनते हैं। लेकिन आपको लगता है कि पहले ही आपने कहा देर आए दुरुस्त आए, लेकिन देरी का कोई मन में ऐसा खलल कभी रहा आपको? हाँ, वो क्या है, अपना जद्दोजहद अंदर में चलते रहता है ना, कि हर आदमी अपनी कामयाबी के लिए सोचता रहता है कि कामयाबी बहुत जल्दी उसके कदम चूम ले, लेकिन कामयाबी अपने हिसाब से ही कदम चूमती है। ये तो देखने को मिला मुझको। अभी अब किस तरीके से और क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपके विषय में ये भी कहा जाता है, जैसा आपने जिक्र किया, कि बहुत आप जब शुरुआत कर रहे थे इस दिशा में आने के लिए, संगीत के क्षेत्र में आने के लिए, तो आप
जो घर में चीज़ें हुआ करती थी, चाहे वो प्लास्टिक की कोई चीज़ हो या फिर आपके आसपास में पड़ी वस्तु, उसको बजाकर आपने सीखा है बजाना? हाँ हाँ, शुरुआत के दौर में वही था कि भाई उस समय क्या बजाते अपने पास, बड़े मुश्किल से तो अपना जीवन यापन करते थे। वो तो भला करे भगवान की, ये सब करते करते गुरुद्वारे में तबला बजाया 3 वर्षों तक, 7 साल तक मोटर पार्ट्स का काम किया। शेख हुसैन जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गायक थे, चना के दार राजा, हम लोग साथ में करते थे। तो वहीं से धीरे धीरे ये सब बढ़ता गया, छोटे छोटे वाद्यों से कि हम उतने संपन्न नहीं थे कि ये सब चीज़ें ले सकें। उसके बाद इसी तरह से बढ़ता गया और दूसरे वाद्यों की तरफ हाथ डाले तो तब तक थोड़े से ठीक हो गए थे हम। आपकी गायकी को लेकर भी कहा जाता है कि आपकी गायकी बहुत सहज होती है, चाहे वो हम बात करें कि जब कोई भक्ति संगीत आप छेड़ते हैं, उसकी तान छेड़ते हैं तो, या फिर गांधी जी से जुड़े हुए जो भी हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए, तो ये सारी चीज़ों में आपकी सौम्यता और एक सहजता दिखाई देती है जब भी गायकी आपकी होती है। क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि ये गायक को के अंदर में क्या होना चाहिए? गायक को तो सबसे बड़ा उसका मंत्र है कि गायक अगर आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो और उसके बाद साधक हो तो उसमें मज़ा आता है। और जैसे अपन अभी बात किए कि किन परिस्थितियों में, तो वो परिस्थितियाँ भी अपने को सबक देने आती हैं। ये अब समझ में आया कि आज वो हम वैसे नहीं होते तो ऐसे भी कैसे होते, तो बाद में समझ में आता है। ये उस समय तो बुरा दुख लगता है कि यार हमको ऐसा होना था और ये नहीं हो पाया, ऐसी अपनी ऐसी स्थिति है। लेकिन बाद में जब उपलब्धियां होती हैं तब समझ में आता है कि नहीं, उनका होना भी ज़रूरी है। तो आज की परिदृश्य में अब जब आपको ये अवार्ड मिला है, ये पुरस्कार से सम्मान आपको दिया गया, उस समय आपको कौन सा ऐसा आपका गाना है या फिर कोई गज़ल है, या आपको लगता है कि कोई तान ऐसी हो जो आप छेड़ के इस अवसर पर सुनाएं? असल में गाते गाते क्या हुआ कि मैं अपनी पहचान बनाने के लिए अपना स्वयं का गाना गाता था, स्वयं की आवाज़। अभी क्या है कि नए गायक बेचारे क्या होता है, किसी किसी की कॉपी करते हैं, रफ़ी साहब की, मुकेश जी की, इसकी उसकी, जो भी हैं अपने स्तर से करते हैं, वो भी अच्छा है अपनी जगह, एक प्रयास रहता है वो। हमने उसमें हाथ डाला, खुद परस्ती खुदा परस्ती है, सामने आए किसकी हस्ती है। तो इस नज़रिए से हम चले कि अपना खुद का रखो, और सक्सेस नहीं भी होंगे तो इसका हम दुख नहीं मानते थे। और उसके साथ इन्हीं सब बातों ने तो रूहानियत दी हमको, हमारी आवाज़ में तासीर दी। और शुरू से हम बड़ों के, बुज़ुर्गों के, ईश्वर के, सबके मानने वाले हैं। और ये सब चीज़ें हैं तो हर आदमी अपना दुखड़ा कहाँ सुनाता है उसमें परम पिता को सुनाता है। अब परम पिता है कि नहीं वो भी नहीं, लेकिन फिर भी ढूंढता रहता है, जैसे बच्चा माँ को ढूंढते रहता है। उस प्रयास में रहे तो इस आवाज़ में वही तासीर आई, और देखते रहे हम भी कि ये कितना कामयाब होता है। तो धीरे धीरे काफ़ी अरसे बाद, अभी कुछ एक सालों में लोगों को लगा कि यार ये सूफ़ी रंग है, ये अपना बनाया हुआ खुद का है। समझदारों को समझ में आया, और उसके बाद अनजानों को भी समझ में आया कि यार ये उनका गाना है। जैसे आज हमारे दुकाली यादव जी गाते हैं, उसको कुदरत ने एक आवाज़ दी है, आज उसकी तासीर है कि कम से कम जो गांव देहात का व्यक्ति है वो भी कितना प्रसन्न होता है। तो ये क्या होता है, गूंगे का गुड़ होता है संगीत जो है, कि गूंगा गुड़ खा सकता है, स्वाद नहीं बता सकता। तो रूह जो है, आत्मा जो है, इन्हीं चीज़ों को सुनती और समझती है, उसकी खुराक ही यही है। क्योंकि आदमी पहनना चाहे तो कपड़ा मिल जाता है, खाना चाहे तो खाना मिल जाता है, मगर रूह क्या खाती है, आत्मा क्या खाती है? आत्मा जो है, अच्छा संगीत, अच्छा साहित्य, अच्छी सुगंध, ये आत्मा की यही खुराक है। पहले सूफी गायन को एक मान के चलते थे जो भी जानकार हैं वो भी, और एक कॉमन जो आदमी है उसके जहन में भी होता है कि सूफी गायन जो है वो या तो उर्दू जानने वालों
के ही लिए है या फिर कुछ विशेष जो लोग हैं, व्यक्ति विशेष हैं, उनके लिए जो किसी और धर्म से जुड़े हुए? आपने उसे अपनाया और उसे काफ़ी फेमस किया। बहुत आपका अंदाज बड़ा अलग है। एक आध कोई ऐसा हमें भी सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, कोई सूफियाना अंदाज में। सूफियाना। जब तक बिका न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, है तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया मेरे सतगुरु, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया मेरे मुर्शिद, तुमने खरीद कर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी कोई अब आगे आपकी कोई प्लानिंग है कि इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी, संगीत के आप ज्ञाता हैं, लोगों को ज्ञान भी देते हैं संगीत का, छत्तीसगढ़ी फिल्म को लेकर या छत्तीसगढ़ी लोक गाना को लेकर एक कहा जाता है कि उसमें कुछ लोग हैं जिनको आना चाहिए, जो जानकार लोग हैं उनको भी आना चाहिए समृद्ध बनाने के लिए हमारी कला संस्कृति और हमारे जो बोली है उसको, तो इस दिशा में भी कुछ सोचा है आपने? हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा प्लान किया मैंने, क्योंकि अपने यहाँ का जो फोक है इतना धनी है कि क्या बताऊँ। मेरे साथ अगर बैठे ऐसे जानकार लोग, बहुत रिच है, बहुत है, आम आदमी की समझ में नहीं आएगा वो क्या है। फोक के अंदर जो बसा है ना, फोक के अंदर जितने शास्त्रीय संगीत के जानकार हैं, उसमें जो चीज़ें खोजते हैं वो लोग बारीक बारीक, वो फोक में अपने आप निकलती है, कहीं सीखा नहीं है। अब एक गाय चराने वाला एक ठो बंसी ले लेता है बाज़ार से और बंसी को बजाते रहता है, वो कोई रागों को नहीं जानता है, मगर वो धुन अपने आप निकल के जो आती है वो एक संगीत होता है। तो क्योंकि इससे प्रमाणित होता है कि कुदरत ने संगीत अपने को बख्शा है, कर्णप्रिय होता है। हाँ, उसने दिया है, लेकिन हम लोगों को निकालना नहीं आता है। उसी को जानकार लोग उस धुन को सुन लेते हैं, ऐसा ऐसा बजाता है गांव का बंसी वाला गाय चराते हुए, तो बड़े जानकार लोग वहीं से रागों की उत्पत्ति कर लेते हैं, रागों को समझते हैं, अरे यार ये फलाने राग से मिलता जुलता है। तो फोक में इतना भरा पड़ा है कि जानकार लोग निकालें तो बड़ी बड़ी बात है। अब जैसे छत्तीसगढ़ी लोकगीत है, क्या समय के साथ में थोड़ा बदलाव आता है और वो आना ज़रूरी है, वो कोई नहीं रोक सकता उसको। तो हल्का हल्का बदलाव आया, लोग अब ये कर रहे हैं, उसके ऊपर अच्छी रिसर्च हो रही है गाने की, और करना चाहिए इनको, ताकि पुराना फोक अपना ज़िंदा रहे और अपन जो नए लोग हैं उसको एक्सेप्ट करके नया क्या दे सकते हैं। आप जैसे लोगों का भी हाँ, इसमें मेरा पूरा योगदान रहेगा, कभी भी रहेगा, जितनी मेरी समझ है वो बताऊंगा, क्योंकि इसके जानकार भी इसको नकार सकते हैं, तो मैं उसको फिक्र नहीं करता। एक म्यूजिशियन के आते बता सकता हूँ कि ये अच्छा है, इसको ऐसा करें तो कितना अच्छा लगेगा। जी, आप चूँकि आप संगीत से जुड़े हुए हैं और संगीत एक ऐसा है जो लोक कला, चाहे वो हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति हो या फिर फिल्मों की बात करें, तो ये भी छत्तीसगढ़ी फिल्मों की भी बात आपसे की जा सकती है, और उसमें जिस तरीके के संगीत अभी आ रहे हैं, आपको लगता है कि उसमें और कुछ कसावट की ज़रूरत है जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अभी यूज़ हो रहा है? हाँ, असल में बेचारे उनकी भी कोई गलती इसलिए नहीं है कि हर कोई कमर्शियल वे पे सोचता है, क्योंकि आदमी खर्च करता है तो सोचता है कि यार कुछ का रिस्पांस अच्छा है, तो नए नए प्रयोग करते रहते हैं और कुछ अच्छा भी निकल आता है और कुछ वैसा भी निकल आता है। तो एक अच्छा प्रयास है उनका, अच्छी अच्छी आवाज़ें हैं छत्तीसगढ़ में, वो चाहे उसके ऊपर काम करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। और भी एक अगर बात करें जिस तरीके से बच्चों को अभी एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, अलग अलग टीवी चैनलों में बच्चे आते हैं, गाना गाते हैं, गाना गाने के बाद में काफ़ी समय बाद कोई प्रथम आता है, द्वितीय आता है, तृतीय आता है, उस समय काफ़ी हाइप क्रिएट होता है, उनके लिए काफ़ी स्थान रहती है, उसके बाद वो कहाँ गुम हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो आपको लगता है ऐसे आयोजनों के पीछे दोनों चीज़ें हैं कि पॉजिटिव भी है और निगेटिविटी भी है,
क्योंकि एक बच्चा जब जाता है तो वो कुछ सोच के और जाता है, लेकिन बाद में उससे कुछ और झेलना पड़ता है। असल में सबसे बड़ा इसका मेजर कारण है, विश्व की लय बढ़ गई है, विश्व की चाल बढ़ गई है और इस गति में सबको आना पड़ेगा। तो हर कोई सोचता है मेरा छोटा सा बच्चा गा ले तो क्या बात है। अब देखो उदाहरण के लिए मैं एक बात बोलता हूँ, छोटे से बच्चे को हम जीन्स पहना देते हैं, क्या ज़रूरत है उसको पहनाने की। आप उस छोटे से बच्चे से, इस छोटे से पौधे से बड़ा वाला आम उगा देते हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है। ये सबकी समय सीमा होती है, उसके साथ ही वो अच्छा लगता है। तो ये इस मतलब तरक्की में जो है ना, तरक्की अच्छी चीज़ है लेकिन इसकी फास्ट बहुत है, तो हर आदमी के पास आजकल समय नहीं है बोलते हैं। अभी हम लोग गाना सुनाने बैठते हैं तो कितनी दिक्कत जाती है, समय नहीं है, इतने देर में इतना गए सुना दो, अरे उतने देर में आप क्या सुन लोगे, और उठ के चल देते हैं। और एक तो बीच में बेचारा ये एक तो तमाशा आ गया, हमारे कोरोना आया, तो इससे क्या हुआ कि जो चलता था भीड़ भाड़ थी वो कम हुई, डिस्टेंस बढ़ा, ये सब हुआ, उसमें और भी समय नहीं आदमी के पास। तो जो इसकी लय बढ़ने के कारण ना हर कोई फास्ट हो गया है आजकल। छोटे से बच्चे से अपेक्षा करते हैं जल्दी गाना सीख के गा ले और रातों रात हीरो बन जाए। नहीं, और ऐसा एक दो उदाहरण भी है हमारे छत्तीसगढ़ में ही। एक बस्तर का बच्चा है जो एक गाना उसने गाया और रातों रात वो हीरो बन गया। हालांकि अभी अब क्या स्थिति हो, अलग बात है कि क्या वो और गाना में आ रहा है, गाना गाने के काबिल है भी कि नहीं है, कोई प्रशिक्षण उसने लिया है कि नहीं लिया है, पारिवारिक परिस्थिति उसकी कैसी, ये सारी चीज़ें अलग है। लेकिन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसको किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या इससे रातों रात स्टार तो बना जा सकता है, लेकिन ये सर्वाइवल रहता है क्या? नहीं, कहाँ रहता है। अब देखो जैसे देश में इंडियन आइडल से लेकर बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी अच्छे अच्छे गाने वाले आते हैं, लेकिन उनकी लाइफ हमने देखी कि बड़ी नहीं रहती। 2 गाने में फेमस हो सकते हो आप, आगे के लिए क्या रखे हो आप, आपके पास आगे आपके पास पूंजी कुछ होना चाहिए ना। तो वो जल्दबाजी का ही चक्कर है। लेकिन अभी इंडियन आइडल और इन लोगों ने एक अच्छा काम किया है, इनके पीछे एक एक गुरु लगा दिया है। आजकल बड़ा जो हो रहा है ना उसके पीछे है कि बड़ा गुरु लगा के उसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो इस तरह के कुछ काम हो तब ये बच्चे कुछ आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो जितना है उसी में रहो, ऐसा है। ये अंतिम सवाल है, जो आपको पुरस्कृत किया गया, पुरस्कार प्रदान किया गया, उसके लिए आप क्या रिएक्ट करना चाहेंगे? जो जूरी मेंबर हैं, जो लोगों ने आपको चुना है, जिस तरीके से आपका नॉमिनेशन हुआ, उनको किस तरीके से शुक्रिया कहेंगे? इससे जुड़े सभी लोगों को मैं का बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ कि बेचारों ने इतना समझा तो कि इस लायक है, नहीं तो बहुत दिक्कत जाती। और मैं उसके बाद भी संतुष्ट था। अगर कहीं एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं अपने भजन और अपने गाने अपने ईश्वर को सुनाते रहता। मेरे चाहने वाले तो आज भी बैठ के मुझको अच्छे से सुनते हैं, उन्हीं को सुनाता रहता, मेरे कोई दिक्कत नहीं जाती। ये सब अवार्डी है मेरे, ये भी अवार्डी कहलाते हुए सब। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। तो ये मदन जी थे। बहुत इनकी गायकी जो है उसमें सुनने का एक अलग ही रस रहता है। लोग सुनते हैं तो रात कब गुजर जाती है जो श्रोता है उन्हें पता नहीं चलता। और अभी जो उन्हें सम्मान मिला है उनका ये कहना है कि शुक्रगुजार हैं जो भी जूरी मेंबर जिन्होंने उनका चयन किया उनका। साथ ही उनका ये भी कहना है कि उन्हें जो पुरस्कार पहले भी मिल रहा था उससे भी वो खुश थे। जो श्रोता थे, जो सुनते थे, जो आशीर्वाद देते थे, वो उनके लिए बड़ी बात थी। कैमरामैन मिथिलेश के साथ प्रवीण सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।